ओके, तो वही बिगनर्स बॉक्स 5 चल रहा है अपना, उसका 12th क्वेश्चन है। ठीक है, 12th क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हुआ है कि इफ अ चार्ज प्रोजेक्टेड इन अ जीरो ग्रेविटी रीजन, जीरो ग्रेविटी रीजन मतलब ग्रेविटी नहीं है वहां पे। ठीक है, जीरो ग्रेविटी रीजन, फाइंड पॉसिबल केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन। ठीक है, in that region, so net force exert on charge, है ना। so no net force exerts on charge, तो मतलब ये है कि आपको वो कंडीशंस ढूंढनी है इनमें से जिनमें की जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जैसे नेट फोर्स जीरो कब होगा, तो भाई देखो ऐसी बात है कि कोई चार्ज पार्टिकल है। पहला केस की बात की जाए, जैसे फर्स्ट केस की ही बात करूं मैं यहाँ पर। जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है, अब उस चार्ज पार्टिकल के पास वो जिस रीजन में चल रहा है, उस रीजन में ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ही मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती, मैग्नेटिक फील्ड होती तो मैग्नेटिक फोर्स लगाती। पर हमारा पहला जो ऑप्शन है वो ऐसे कह रहा है कि ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ना मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। तो वही ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो कोई फोर्स ही नहीं आएगा। तो नेट फोर्स जो होगा इस केस में, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो पहला जो है फर्स्ट ए वाला करेक्ट है हमारा, कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड is zero and magnetic field is zero, then there will be no force which will act on that charge particle, so the net force will be zero। तो फर्स्ट तो हमारा ये फर्स्ट आपका सही है। हम एक एक ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं। सेकंड ऑप्शन ये कह रहे हैं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट जीरो। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से तो आप फ्री हो जाओ, तो जीरो हो गई, उसको हटाओ। बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है जिस रीजन में वो चार्ज पार्टिकल जो है हमारा चल रहा है। ठीक है, वहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स हो वो जीरो हो जाए। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तो नेट फोर्स वापस से जीरो हो जाएगा, और ये जो कंडीशन कह रहा है वो सेटिस्फाई भी हो जाएगी। तो आपको कुछ ऐसे दिमाग में आ रही है थिंकिंग के मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो नहीं है पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स जीरो हो जाए, ऐसा कोई केस है? हाँ, बताओ भाई। तो देखो, जो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू देन वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी इसे हम तो ये आगे अगर देखें। हाँ, ये हो गया जीरो आपका डिग्री पे हो तो? बिल्कुल, क्यू वी बी साइन थीटा, यानी कि इफ वी एंड बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल या एंटी पैरेलल भी हो गए, तो उस केस में आपका जो साइन थीटा है वो जीरो आ जाएगा और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर भी आपके पास बी जो है ऑप्शन, उसमें भी पॉसिबिलिटी है। उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि वी और बी, यानी जो चार्ज पार्टिकल आपका मोशन कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही मोशन कर रहा हो, या तो उसको पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो भी जो है वो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यही तो ये चाहता है, तो बी वाला ऑप्शन भी यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। बी वाला ऑप्शन भी जो हमारी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कह रहे हैं कि ई इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसा अगर केस हुआ कि ई इज नॉट इक्वल टू जीरो है ना, और बी भी नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है भाई, समझ रहे हो बात को? तो क्या पॉसिबिलिटी है कि नेट फोर्स जीरो हो जाए? तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो एफ ई है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो एफ एम है। अगर ऐसा हो जाए कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो बट अपोजिट इन डायरेक्शन हो, यानी कि जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो भी जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। तो सी वाले में भी ये केस है कि if E is not equal to zero, B is not equal to zero, then also the net force can be zero। तब भी जो है नेट फोर्स जीरो हो सकता है if they act in opposite direction, the magnitude is same but they act in the different directions, तो भी जो है आपका, ठीक है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो सर हो जाएगा।
सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक जो फील्ड है इसके अंदर कोई रिलेशन भी है क्या सर? अपन ने पढ़ा था क्या? हाँ, लॉरेंज फोर्स लगा दो ना, लॉरेंज फोर्स में टोटल फोर्स आ जाएगा हाँ आपके पास। लॉरेंज फोर्स हमने स्टडी किया था ना। डी वाले को चेक करते हैं, डी क्या है भाई। तो डी ये कह रहे हैं ई इज नॉट इक्वल टू जीरो बट बी इज इक्वल टू जीरो। तो बी तो जीरो कर दे, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं होगा, तो ये तो अच्छी बात है, इसको हटा दो। बट ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो भाई देखो ई इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वो जो चार्ज पार्टिकल है उस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स तो एक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। और इस वजह से जो आपकी नेट फोर्स होगा वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो जो 12th वाला आपका क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन के जो आंसर्स हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं वो है ए बी एंड सी, ठीक है, समझ में आया? ओके। यस सर, मतलब सर इलेक्ट्रिक फोर्स अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमेशा चार्ज में कुछ हाँ, कुछ ना अनडेविएटेड कुछ नहीं तो होगा। लगेगा ना, बिकॉज एफ हाँ इजिकल सर। टू क्यू ही होता है। एफ इजिकल टू क्यू ही होता है। अब इससे आप देख लो, आप इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है एफ इजिकल टू क्यू ही। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये फोर्स तो एक्ट करेगा ही करेगा। इसको अपन ऐसे कर लेते हैं कि भाई एम ए इजिकल टू क्यू ई हो जाता है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में। और ए इजिकल टू हो जाता है क्यू ई बाय एम। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो ये एक्सेलरेशन से जो है वो चार्ज पार्टिकल जो है आपका एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में? ओके। यस सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन। 13 में कह रहे हैं इफ अ प्रोजेक्टेड चार्ज passes through a zero gravity region without change in its velocity, ठीक है, without change in its velocity, find possible cases find possible cases of electric and magnetic field in that region। तो यहाँ हमारे पास है, जो पॉइंट नोट करना है यहाँ पर हमें, ये कह रहे हैं कि विदाउट चेंज इन इट्स वेलोसिटी, ठीक है। 13th क्वेश्चन है और 13th में कह रहे हैं विदाउट चेंज इन इट्स वेलोसिटी। मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी एक पॉइंट मैं आपसे पूछता हूँ और बड़ा आसानी से आप आंसर भी दे देंगे। अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ लिखूं, न्यूटन सेकंड लॉ होता है एफ इजिकल टू एम है। अच्छा, एफ इजिकल टू एम ए अगर हम लिख रहे हैं, देखो न्यूटन सेकंड लॉ की ही बात कर रहा हूँ मैं, बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड कर देता हूँ कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ से हम ये लिख देते हैं कि जो नेट फोर्स होता है, डेट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है भाई, है ना। बिकॉज नेट फोर्स की ही बात की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, मैग्नेटिक फोर्स भी है, ठीक है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई विदाउट चेंज इन इट्स सर वेलोसिटी। डीवी बाई डी टी जीरो हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, बस मैं वही आ रहा हूँ। ये कह रहे हैं विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, तो विदाउट चेंज इन वेलोसिटी का मतलब तो ये हो गया कि वेलोसिटी जो है वो आपकी यूनिफॉर्म है, यानी कि क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया तो नेट फोर्स भी क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। तो कहने की बात तो यह है कि विदाउट चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कि जो है एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और एक्सेलरेशन जीरो हो गया मतलब नेट फोर्स जीरो हो गया। तो आपको इसमें वो कंडीशन ढूंढनी है जिसमें नेट फोर्स जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो की कंडीशन जस्ट अभी डिस्कस करी थी मैंने। ए वाला भी करेक्ट है, बी वाला भी करेक्ट है, और सी वाला भी करेक्ट है। डिस्कस मैंने पीछे कर दिया है आपको डिटेल में, ठीक है। डिस्कस हमने यहाँ पर आपको कर दिया है कि नेट फोर्स जीरो की मतलब कौन सेम ही कौन सी क्वेश्चन था कंडीशन। सर ये, सेम ही नो क्वेश्चन नेट था, बस फोर्स वाला। ये पकड़ना था आपको यहाँ पर कि इन्होंने चेंज इन नो विदाउट चेंज इन इट्स वेलोसिटी बोला था, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो नेट फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, आगे चलें। यस सर। बस इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14th। 14th में कह सर रहे हैं, ऐसा कंपलसरी है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो? नहीं नहीं, अभी देखो, आप अभी देखो क्वेश्चन आएंगे, इसी शीट में क्वेश्चन है, आप देखना, देखना आप क्वेश्चन, हाँ हमें सर। तो क्वेश्चन रीड करना क्योंकि है सर ये हमें। क्या है, मैंने हम क्वेश्चन क्या है मेरे स्कूल के टीचर को भी दिखाए थे, तो अच्छा, उन्होंने क्या कहा कि परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनसे निकले ही नहीं फिर आंसर। एक सेकेंड, चलो अब बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। 14th ये कह रहे हैं इफ अ प्रोजेक्टेड चार्ज पासिस थ्रू अ जीरो ग्रेविटी रीजन रिमेन्स अनडेविएटेड। अब यहाँ जो बात पकड़नी है आपको, ये पकड़नी है अनडेविएटेड अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। देन पॉसिबल केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन। तो पॉसिबल केसेस क्या है, तो पॉसिबल केसेस जैसे अपन में फर्स्ट की बात करें, ठीक है। फर्स्ट में जो है एक चार्ज पार्टिकल लेता हूँ, चार्ज पार्टिकल लिया,
और ये चार्ज पार्टिकल में प्लस का ले रहा हूँ, जैसे प्लस क्यू लिख दिया, प्लस क्यू जैसे प्रोटॉन ले लिया मैंने, और ये प्रोटॉन जो है हमारा ये जा रहा है भाई प्लस एक्स की तरफ, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, जो हमारा प्रोटॉन है ये इस डायरेक्शन में ये प्रोटॉन जा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा दिमाग में सोचते हुए अपन देखेंगे। तो ये कह रहे हैं इफ अ प्रोजेक्टेड चार्ज पास, तो पहला है E इजिकल टू जीरो, बी इजिकल टू जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो ये हमें चेक क्या करना है कि वो डेविएट होगा या नहीं होगा, अनडेविएशन चेक करना है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है, तो उसमें जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी हाल आपने स्टडी करा है, नेट फोर्स क्या हो हाँ जाएगा, सर। जीरो हो जाएगा। अब नेट फोर्स अगर जीरो हो गया तो कहाँ डेविएशन होगा, उसका कोई डेविएशन ही नहीं होगा, ठीक है। सर हमने एक फॉर्मूला भी तो पढ़ा था E/V का, वो यहाँ लग हाँ वो सकता है क्या? ना, हाँ कॉन्सेप्ट वो लग रहा है, फॉर्मूला तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्सेप्ट लग रहा है बस यहाँ पर, है ना। और बड़ा एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। बड़ा एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, पर यहाँ पर अभी इस जगह नहीं लग रहा, यहाँ तो भाई जीरो ही हो गया, ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स, ना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की वजह से फोर्स क्या लगेगा, लगेगा ही नहीं। जब फोर्स ही नहीं है तो डेविएशन क्या होगा, डेविएशन भी नहीं होगा। यहाँ तो सिंपली बहुत सिंपल है फर्स्ट वाला तो। सेकंड वाले की अगर बात करते हैं, E इजिकल टू बी, E इजिकल टू जीरो एंड B इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। E इज इक्वल टू जीरो एंड B इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो उस पर लगने नहीं वाला है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की बात तो आप हटा दो, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात तो आप हटा दो, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग ही नहीं रहा है। बात अब कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ देखें रिमेन्स अनडेविएटेड और अनडिफ्लेक्टेड। तो यहाँ अगर बात करें कि बी जो है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी प्लस एक्स डायरेक्शन में हो जाए, देखो ये वाला केस इधर ध्यान से देखना कि जो ये वेलोसिटी है ये किसमें, प्लस एक्स डायरेक्शन में है। तो अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी प्लस एक्स डायरेक्शन में हो जाए, तो उस केस में इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यस सर। हो जाएगा ना। और नेट फोर्स अगर जीरो हो जाएगा, तो ये यहाँ भी अपनी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो सकती है कि भाई अनडेविएटेड या अनडिफ्लेक्टेड रहेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। सी वाला पॉइंट ले लेते हैं। सी वाला पॉइंट है E इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड B इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो E भी जीरो नहीं है और B भी जीरो नहीं है, तो E और B अगर ये जीरो नहीं है, तो इनकी वजह से जो, अगर इस तरीके का अरेंजमेंट हो कि इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो और एक मैग्नीट्यूड उनके इक्वल हो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो और मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो उस केस में भी जो है नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो इस केस में भी वो क्या, अनडेविएटेड पास हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, चल रहा वही है जो ये सीक्वेंस में चल रहे हैं, मेन एक्सप्लेनेशन इधर आ गया आपका, ट्वेल्थ क्वेश्चन में आ गया एक्सप्लेनेशन, उसी से चल रहा है ये सब, ठीक है। अब लास्ट वाला देखते हैं, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, E इज नॉट इक्वल टू जीरो बट B इज इक्वल टू जीरो। हम ये कहें कि ये डायरेक्शन है किसकी, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, इन विच डायरेक्शन दिस पॉजिटिव पार्टिकल विल मूव, कहाँ जाएगा ये। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी प्लस एक्स डायरेक्शन में है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, बता सकते हो आप। इलेक्ट्रिक फोर्स किस प्लस डायरेक्शन में डायरेक्शन लगेगा, में। प्लस डायरेक्शन में ही लगेगा। प्लस डायरेक्शन में तो अगर मान लो ये बेचारा पहले भी सीधा ही चल रहा था स्ट्रेट लाइन में, तो इलेक्ट्रिक ये लगने कोई के फर्क नहीं बाद पड़ा सर। उसी लाइन, हाँ फर्क तो पड़ जाएगा कि ये एक्सिलरेट हो जाएगा, बताया था ना मैंने आपको यहाँ, हाँ एक्सीलरेट तो हो एक्सिलरेट हो जाएगा जाएगा, सर, पर पर डायरेक्शन। हाँ डेविएशन नहीं होगा उसका, और अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, तो इस ये वाला भी केस अपना सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, डी वाला भी। तो समझ में आ गए आपको पूरे, ठीक है, आया समझ में। यस सर। तो ये आपके 14th के जो है पार्ट हो जाएंगे सारे। 14th के बाद आते हैं 15th पर। 15th में भी केयरफुली अपन जो है 15th को पहले केयरफुली रीड करेंगे भाई क्या है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन को। 15 में कह रहे हैं इफ अ प्रोजेक्टेड चार्ज passes थ्रू अ जीरो ग्रेविटी रीजन, इट्स स्पीड, its speed may be constant, ये कह रहे हैं its speed may be constant, then find possible cases, then find possible cases of electric and magnetic field in that region। 15th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन। तो स्पीड में भी कांस्टेंट, स्पीड को एक चाहते हैं कि भाई अगर स्पीड कांस्टेंट हो,
तो स्पीड कब कांस्टेंट होगी, है ना। तो स्पीड की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला ले लेते हैं, फर्स्ट ए वाला लेते हैं। अब इसमें आपको ई जीरो दिया हुआ है, ई जीरो, बी इज जीरो, ई और बी जीरो है, तो नेट फोर्स जो है अपना, जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स इज जीरो, पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो है। अब नेट फोर्स अगर जीरो है तो आप ये कह सकते हो कि भाई एम ए इज इक्वल टू जीरो। अब एम ए इज इक्वल टू जीरो है तो मास ऑफ पार्टिकल तो जीरो हो नहीं सकता, ऐसा तो नहीं है भाई प्रोटॉन जा रहा है तो उसका मास जीरो कर दोगे, वो तो होगा नहीं। तो एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। एक्सेलरेशन कब जीरो हो सकता है, जब वेलोसिटी स्पीड क्या में भी हो, कांस्टेंट होगा तब। हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या मैग्नीट्यूड, अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो स्पीड ही होता है, ठीक है, तो वो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। तो पहला वाला केस तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाला केस लेते हैं बी। सेकंड वाले केस में कह रहे हैं कि भाई ई तो है वो जीरो नहीं है, ई जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि जो पार्टिकल का जो मोशन है, ठीक है, वी और बी के बीच में जो एंगल वो क्या है, पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि भाई ऐसा हो सकता है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है तो वापस से नेट फोर्स क्या कर दोगे, जीरो कर फोर्स दोगे। जीरो, नेट एक्सेलरेशन फोर्स जीरो जीरो, तो भी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और ये वी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये भी आपका जो है सेटिस्फाई हो जाएगा। सी वाले की बात करें तो सी वाला मैंने आपको बताया कि if the magnitudes are same and direction is opposite for both, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दोनों ही जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो भाई जो बात ये हो रही है कि इन दोनों की वजह से जो फोर्स आए वो नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो नेट फोर्स कब जीरो होगा, जब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बराबर होंगे, मतलब उनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, पर डायरेक्शन उनकी जो है वो अपोजिट होगी। तो उस केस में भी आपका नेट फोर्स का जाएगा जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डी वाले पार्ट की। तो डी वाले पार्ट में ये किस्सा है कि ये कह रहे हैं कि ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, E is not equal to जीरो बट B is equal to जीरो। तो E की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है वो QE होता है। तो ये फोर्स को मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिख देता हूं, तो ये QE हो जाएगा, और A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE बाय M हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिख रहा है आपको, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। बाकी केसेस में तो एक्सेलरेशन जीरो आ रही थी, पर इसमें एक्सेलरेशन क्या है, जीरो नहीं आ रही है। तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं आ रही, इसका मतलब स्पीड जो है इस केस में कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो लास्ट वाला केस बस आपका नहीं बनेगा इसमें, बाकी ए बी सी तीनों आंसर बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से सर, आपका 15 का आंसर आ जाएगा। सर वो एक एक शब्द में सर इनके रीजन लिख सकते हो क्या सर?